हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाइट्रोकेमिस्ट्री। ये हम केमिकल बॉन्डिंग का फोर्थ लेक्चर, ये थोड़ा आते आते लेट हो गया, कुछ दिक्कत थी, उसीलिए केमिकल बॉन्डिंग का फोर्थ लेक्चर आते आते देर हो गया। प्रीवियस लेक्चर में हम क्या देखे थे? हम पहले लेक्चर में देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, दूसरे लेक्चर में थोड़ा उसका एप्लीकेशन लाटिस एंथैल्पी ये सब देखे थे। तीसरे लेक्चर में हम क्या देखे थे? प्रीवियस लेक्चर में फाजान्स रूल देखे थे। फाजान्स रूल क्या होता है? तो डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स कैटायन, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ कैसे जाता था देखे थे। उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट के बेस में जो स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन आपको बताया था कैसे उसका रूल होता है, और उसका थोड़ा एप्लीकेशन देखे थे। सॉल्वेशन, सॉल्युबिलिटी में, फिर थर्मल स्टेबिलिटी में, ये सब देखे थे। आज हम क्या देखेंगे? बेसिकली आज हम थोड़ा लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? फॉर्मल चार्ज थोड़ा बता दूंगा, और वीबीडी का कॉन्सेप्ट, वीबीडी का पोस्टुलेट, और थोड़ा कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, डेल्टा बॉन्डिंग, ये थोड़ा बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा फाजान्स रूल का 3-4 एक्सेप्शन बता देता हूँ। वो प्रीवियस लेक्चर में हम जो पढ़े थे, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर में कैसे कैसे डिफरेंट हो जाता है कुछ कुछ केसों में, ये थोड़ा लिख लेना। एक्सेप्शन ऑफ फाजान रूल, कुछ एक्सेप्शन है फाजान्स रूल में, जैसे कि BF2, BCl2, BBr2, इसमें से सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा आना चाहिए? इसमें से सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा आना चाहिए? हम देखे थे अगर छोटा स्मॉल स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है तो इसको डिजॉल्व होने में ज्यादा टाइम, मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा लैटिस एनर्जी इसका होता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज्यादा होता है, तो इसको ज्यादा एनर्जी देना चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इस केस में ऐसा होता है। सॉल्युबिलिटी वैसे ही और एक एक्सेप्शन है AgF, AgCl, AgBr। ये कुछ एक्सेप्शन है जो रूल को फॉलो नहीं करते। केमिस्ट्री में तो आप पता है एक्सेप्शन रहेगा ही, तो ये थोड़ा याद रख लेना। इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, इस कॉन्सेप्ट में जाता है। वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऐसे नहीं जाता। ये और एक एक्सेप्शन है Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3। हम क्या पढ़े थे? स्मॉल रिच पोर ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड करते हैं तो उसको डिजॉल्व होने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब सॉल्युबिलिटी उसका लेस होता है। तो इस केस में क्या चाहिए? कार्बोनेट लार्ज एनायन। कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट लार्ज एनायन, रुबिडियम लार्ज कैटायन। तो इन दोनों में स्ट्रांग होना चाहिए और ये लेस सॉल्युबल होना चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऐसा रहता है। ये कुछ एक्सेप्शन है, आप थोड़ा याद रख लेना। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या पढ़े थे? व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू एटम, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। हम क्या बोले थे? जब भी कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो तब जो बॉन्ड बनता है तो उसे क्या? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम कुछ नहीं होता, जैसे हाइड्रोजन डायटोमिक गैस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? नॉन पोलर होता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जैसे HCl, HBr, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फिर और डिफरेंट हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका कोवेलेंसी कितना है? कोवेलेंसी क्या है? एक एटम का कितना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने का टेंडेंसी है उसको बोलते हैं कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या है?
कोवेलेंसी, टेंडेंसी ऑफ एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका डिफरेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, डिफरेंट कोवेलेंसी होता है। ये कोवेलेंसी है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते बनाते वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपर कोवेलेंट। 8 से कम हुआ तो हाइपो कोवेलेंट। हाइपर कोवेलेंट का एग्जांपल क्या है? XCF2। XCF2 एक है, XCF2 ये क्या होता है? हाइपर कोवेलेंट। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। जेनन का हम क्या जानते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जेनन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है और फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड शेयर करा है, तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो ये होता है हाइपर कोवेलेंट। हाइपो कोवेलेंट का है वैसे हाइपो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। जैसे एग्जांपल BF3, बी का कितना है? बोरोन का 3, फ्लोरीन 3, 6 इलेक्ट्रॉन इसका टोटल हुआ। तो अभी तो बेसिकली हम देखेंगे, कुछ मैं फॉर्मूला टाइप का बता दूंगा जो आपको इजी होगा, कैसे आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल का। हमको तो अब पता होता है ऐसे, मतलब NO2 कैसे स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसमें कैसे लुईस अपना कॉन्सेप्ट दिए थे वो सब देखेंगे। पहले लुईस का कुछ हम बेसिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मैं पहले क्लास में बोल रहा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ नहीं, बेसिकली क्या हुआ, कुछ लुईस वो प्रपोज किए कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर होता है एक मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर होता है, कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, इसके प्रपोज किए लुईस ने। वो बेसिकली उसका बहुत सारे लिमिटेशन है, कुछ ज्योमेट्री के बारे में नहीं बोले, कैसे मॉलिक्यूल रहता है बोले नहीं, वो हम जान लेते हैं, बेसिक प्रिंसिपल जान लेते हैं। तो सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते, क्योंकि हाइड्रोजन होता है 1 इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके और या 1 इलेक्ट्रॉन दे के वो सेटिस्फाई हो जाता है। वैसे फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई हो जाता है। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वह सब एलिमेंट सेंट्रल एटम बन नहीं सकते। तो देखते हैं लुईस डॉट थ्योरी के कुछ रूल्स में क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे एक मॉलिक्यूल दे दिया, उसका कितना बॉन्ड फॉर्म होता है, कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर, उसके लिए एक रूल लिख लेते हैं हम। रूल नंबर 1, पहले N1 निकालना है। N1 क्या होता है? N1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल माइनस पॉजिटिव चार्ज। N1 निकाल लिए। N2 क्या होता है? 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ
अदर एटम। अगर हाइड्रोजन एटम हुआ तो 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन होगा करेंगे, और अगर अदर एटम जितना है 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम, सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी सब जितने हैं। N3 क्या होता है? N2 माइनस N1। ये होता है N3 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर। N3 क्या होता है? N2 माइनस N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड कितना होगा? N3/2 बॉन्ड पेयर कितना होगा? N3/2। N4 होता है क्या? N1 माइनस N3। ये देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर हो गए? लोन पेयर इज इक्वल टू N4/2। ये 4 फॉर्मूले आप याद रख लेना। N1 कैसे निकालते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। N2 क्या है? 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 8 प्लस इंटू नंबर ऑफ अदर एटम। N3 इक्वल टू N2 माइनस N1। N4 इज इक्वल टू N1 माइनस N3। तो अभी हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए ये सब कैसे हम ये करते हैं। ये सब लिख लेना। एग्जाम्पल CO। CO है, CO में N1 क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? ऑक्सीजन का 6 प्लस कार्बन का कितना है? कार्बन का कितना है? 4 प्लस ऑक्सीजन का 6। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हुआ? 10। तो N1 इक्वल टू 10। कुछ कैटायन है, कुछ कैटायन की एनायन कुछ नहीं है, तो CO का वैलेंस N1 कितना होगा? 10। याद आ रहा है? नहीं नंबर अभी तो लिखा था। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज माइनस एनायन। ये गलती लिख दिया। माइनस कैटायन चार्ज प्लस एनायन। ये क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कैटायन चार्ज प्लस एनायन चार्ज। तो यहाँ पे कैटायन एनायन कुछ नहीं है। N1 इक्वल टू हुआ 10। N2 कितना होगा? N2 कितना होगा? यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन है नहीं है, तो कितना एटम है? हाइड्रोजन के छोड़ के 2, तो 2 एटम है। 2 अदर एटम, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। जितने अदर एटम होते हैं उतने अदर एटम लेना, इंटू 8 करना। अगर यहाँ हाइड्रोजन होता है तो कितना लिखते हैं? ये 8 होता है अदर एटम के लिए, 2 अदर एटम है। 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। N3 क्या होता है? N2 माइनस N1। तो क्या होता है? 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। 6 क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ? बॉन्ड कितना है? 6/2 इक्वल टू 3। 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड इसमें है। N4 क्या होता है? N1 माइनस N3। तो क्या? N माइनस 6 इक्वल टू 4। तो 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो लोन पेयर कितना है? 2। तो हमें क्या पता चला? बॉन्ड 3 बॉन्ड है, लोन पेयर 2 है। तो हम क्या लिखेंगे? CO, उसके बीच में 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड दे दिया। हमेशा सिमेट्री मेंटेन करना। 2 लोन पेयर है तो इसमें एक लोन पेयर दे दीजिए, इसमें एक लोन पेयर दे दीजिए। तो CO का स्ट्रक्चर ऐसे टाइप का होता है। वैसे आप सभी में ऐसे निकाल सकते हैं, N1 N2 ऐसे निकाल के ऐसे स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो अभी देखते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज और इसके कॉम्बिनेशन में आप किसी का भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। फॉर्मल चार्ज बता दूंगा।
तो आप इससे बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालें, फिर फॉर्मल चार्ज से 2-3 स्ट्रक्चर निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज जिसका कम होगा वही स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगा। तो अभी दिखा देता हूं फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर फॉर्मल चार्ज पर्टिकुलर एटम के लिए निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही पर्टिकुलर एटम का प्लस लोन पेयर कितना है वही पर्टिकुलर एटम का माइनस हाफ इंटू कितना बॉन्ड पेयर है। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ बॉन्ड पेयर। एक एग्जांपल के से हम समझते हैं। CO2 है, CO2 में इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2, इसको 3। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फॉर्मल चार्ज ऑन O1 मतलब 1 नंबर एटम के लिए देख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन 1 क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 माइनस लोन पेयर कितना लोन पेयर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर कितने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ पे भी हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है फॉर्मल चार्ज ऑन 1 क्या होगा 6 माइनस लोन पेयर कितना है 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 6 माइनस 4 माइनस 2 तो फॉर्मल चार्ज कितना हुआ 0। वैसे कार्बन पे फॉर्मल चार्ज ऑन C कार्बन में क्या होता है कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 0 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हाई इंटू 8 तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 ऐसे निकाले। फिर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन वैसे कितना निकल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कितना लोन पेयर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 माइनस कितना बॉन्ड पेयर है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 तो फॉर्मल चार्ज हुआ 0 ऐसे हुआ। और एक एग्जांपल देखते हैं N3 माइनस पूरा फास्ट स्टेप से जाएंगे फास्ट। N1 कैसे निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है नाइट्रोजन का 5 कितना नाइट्रोजन है 3 तो 3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 15 ऐसे लिख देता हूं 3 इंटू 5 प्लस बोला था अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस होगा +1 और कुछ है नहीं तो N1 हो गया 16। N2 क्या बोला था 2 इंटू हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू अदर एटम इसमें 3 अलग एटम है तो 8 इंटू 3 24। N3 क्या बोला था N2 माइनस N1 तो N2 माइनस N1 तो क्या होगा 24 माइनस 16 इक्वल टू 8 तो नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू कितना होगा 8/2 इक्वल टू 4। N4 क्या होता है N1 माइनस N3 N1 कितना है 16 N3 कितना है 8 तो 8 तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा
8/2 इक्वल टू 4। तो बॉन्ड पेयर कितना निकला? 4 बॉन्ड पेयर, 4 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। n 3n दे देना। पहले सिमेट्री से ड्रॉ करना है। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए लोन पेयर। 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर, 4 लोन पेयर हो गए। ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है या आइदर ऐसे भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज ऑफ स्ट्रक्चर है। 4 बॉन्ड पेयर कैसे बन सकते हैं? वैसे लोन पेयर आप उसी के हिसाब से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अभी इस स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज ऑफ कितना है? फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या बोला था? ये N1 N2 N3 N1 पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितना होता है? 5 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कितना हुआ? 5 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू -1। वैसे N2 पे कितना है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना लोन पेयर है? 0। बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 हाफ इंटू 8 इक्वल टू +1। N3 पे वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 माइनस कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हाफ इंटू 4, तो ये भी आएगा -1। तो देखो नेट ओवरऑल फॉर्मल चार्ज कितना रहा? -1 +1 -1। ओवरऑल चार्ज कितना रहा? N3 माइनस था, तो ओवरऑल फॉर्मल चार्ज -1 रहा। तो इसके कुछ लिमिटेशन देखते हैं। ये इसका लिमिटेशन के कुछ लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन में क्या है? नॉट एप्लीकेबल इन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। NO NO2 ClO2 ऐसे कंपाउंड में लुईस डॉट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल नहीं है। नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपरवैलेंट कंपाउंड BeCl2 BCl3 ऐसे कंपाउंड के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ये कुछ ज्योमेट्री के ऊपर आइडिया नहीं देता। जैसे हम NO2 का ज्योमेट्री कैसा होता है, क्या होता है, CO2 का ज्योमेट्री कैसा होता है, इससे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं दिया। और HCF2 हाइपरवैलेंट कंपाउंड, HCF2 SF6 ऐसे कंपाउंड में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम क्या देखेंगे? VBT का कुछ कॉन्सेप्ट। इसके बाद VBT हाइब्रिडाइजेशन में एक क्लास में खत्म करके उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये सब मतलब रटा अच्छा नहीं, बोरिंग लग रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। मैं सोच रहा हूँ अभी कॉन्सेप्ट कम करके क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देके क्वेश्चन वाइज करूँ। आप सब तो ये सब थोड़ा जानते ही होंगे। तो ये था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे VBT का कुछ कॉन्सेप्ट, VBT और हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा। उसके बाद थोड़े क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्लास सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ओके कितना स्ट्रक्चर हुआ, कैसे, वो स्ट्रक्चर में आपका कभी गलती ही नहीं होगा। जो हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर वो गलत भी नहीं होना चाहिए, वो बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। अभी